नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और मेरे साथियों। तो हम अपने अध्ययन को जारी कर रहे हैं। अब हम पाठ 13 में ऊष्माशोषीय अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया से बिल्कुल विपरीत अभिक्रिया और इस अभिक्रिया में हम क्या है कि एग्जाम्पल के द्वारा और ज़्यादा गहराई से समझेंगे। उससे पहले सुनिए कि ऊष्मा जो शोषीय अभिक्रिया होती है, ऊष्माशोषी का मतलब जिसको करवाने के लिए हमें पहले ऊर्जा या ऊष्मा या हीट देनी पड़ती है। तो कहने का मतलब जो हमने इसे पहले अपघटन किया था, अपघटन को भी अगर ढंग से देखें तो उसको करवाने के लिए हमें बाहर से कोई न कोई ऊर्जा देनी पड़ती थी। हो सकता है वो प्रकाश के रूप में प्रकाशीय ऊर्जा देनी पड़ेगी, और इलेक्ट्रिक के रूप में जैसे हमने जल को तोड़ा तो इलेक्ट्रिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, और अगर हम प्रकाश की उपस्थिति में करवाएंगे तो हम उसको प्रकाशीय ऊष्मा देंगे। तो इस प्रकार से वो भी एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। और दूसरा, अगर हम घरों के अंदर खाना वगैरह बनाते हैं तो खाना जो बनाते हैं या कोई भी पकवान बनाते हैं या कोई भी अपने केमिकल्स इस टाइप से जिसको बर्नर पर रखकर गर्म किया जाता है या चूल्हे पर रख कर गर्म किया जाता है, तो उसको हम पहले क्या देते हैं, हीट देते हैं, तब जाके वो चीज़ बनती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, वो है प्रकाश संश्लेषण। तो फोटोसिंथेसिस एक ऊष्मा शोषी प्रोसेस है। हम उसको ही एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। तो हम लेते हैं किसका एग्जाम्पल, फोटोसिंथेसिस का, प्रकाश संश्लेषण का उदाहरण। ये लो जी, हम प्रकाश संश्लेषण का उदाहरण लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण इंग्लिश में इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इसमें फोटो का मतलब होता है प्रकाश और सिंथेसिस का मतलब होता है निर्माण। प्रकाश की उपस्थिति में निर्माण, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की प्रेजेंस में निर्माण। इसका मतलब यह होता है, सिंथेसिस का मतलब होता है निर्माण, संश्लेषण। अब देखिए कि प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत हम ले रहे हैं कि जो जीव कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ पौधे, सूर्य की उपस्थिति, ये प्रक्रिया ओनली प्रकाश की उपस्थिति में होगी। ठीक है, कई बच्चों को ये डाउट रहता है कि पेड़ पौधे जो होते हैं हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते ही नहीं, वो दिन रात ऑक्सीजन लेते हैं श्वास के रूप में। लेकिन दिन रात ऑक्सीजन लेने के साथ साथ में वो इतनी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन सूर्य के प्रकाश में बनाते हैं कि जो ली गई थोड़ी बहुत ऑक्सीजन है वो नगण्य मानी जाती है। ठीक है, तो ये डाउट आप अपना क्लियर कर ले कि श्वसन के अंतर्गत कोई भी जो प्राणी होते हैं मोस्टली वो ऑक्सीजन गैस लेते हैं। इसलिए रात में जो है पेड़ पौधों के नीचे सोना इसीलिए हानिकारक होता है कि रात में ऑक्सीजन वो देते नहीं है क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं है। लेकिन रात के अंदर वो ऑक्सीजन लेते हैं, तो पेड़ों के नीचे सोना रात में क्या होता है, हानिकारक। कुछ पौधे चांद की चांदनी से भी, चांद की रोशनी से भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, उनको छोड़, वो अपवाद है। अब हम बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में हमने ले लिया यहाँ पे वाटर लिया, और किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बना, लो जी, ये सूर्य का
प्रकाश है और ये h न्यू है। ठीक है, ये एनर्जी है जो क्वांटा या फोटोन के रूप में आती है। प्रकाश की किरणों में ये बात मैंने समझाई कि प्रकाश की जो किरण होती है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिनको क्वांटा या फोटोन कहते हैं। एक फोटोन के अंदर पाई जाने वाली ऊर्जा को हमने यहाँ पे लिखा है, जिसको h न्यू के रूप में बताया है। ये अल्ट्रावायलेट रेज पराबैंगनी किरणों में प्रयुक्त होती है और पेड़ की पत्तियों पर जो क्लोरोफिल होता है, हरे रंग का वर्णक, उस पर ये सूर्य का प्रकाश जैसे गिरता है तो उनमें ये पावर होती है कि वो भोजन को बनाए। और ये भोजन जो है फ्लोएम द्वारा पेड़ के प्रत्येक स्थान तक, चाहे जड़ों तक भी, शाखाओं से होकर, तने से होकर जड़ों तक पहुंचाया जाता है भोजन को स्टार्च या मंड के रूप में, जिससे पेड़ पौधे जीवित रहते हैं। और ज्यादा हो जाता है तो उसको स्टोर फल के रूप में भी करते हैं, जिनका हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम उस भोज्य पदार्थ को बनाते हैं C6H12O6। इसको बेटा स्टार्च या हिंदी में इसको मंड कहते हैं। ठीक है, संचित भोजन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि प्लांट सेल में कौन सा भोजन संचित होता है, ये स्टार्च या मंड। और एनिमल सेल में ग्लाइकोजन होता है, जो मैंने कल बताया था आपको, ग्लूकोज के रूप में। देखिए नेक्स्ट, अब इसमें क्या है, इसके अंदर आपके ऑक्सीजन गैस बनती है और हमने इसको ऊष्मा सूर्य के प्रकाश के रूप में ऊर्जा दी है। समझ में आई बात। अब देखिए कि ये ऑक्सीजन गैस है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये भी गैस है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये गैस है। इसमें सभी पार्ट अलग अलग हैं। तो देखिए कि अब हम इस विकिरण को करते हैं संतुलित। संतुलित करने के लिए मैंने कहा था कि रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट, उसमें सबसे ज्यादा क्या है, हाइड्रोजन है। तो पहले हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए देखो आप कि हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है, तो हम यहाँ पे 6 लगा दें तो ये हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अब उसके बाद में हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को अगर लें या कार्बन को देखें तो कार्बन 6 है, तो कार्बन यहाँ पे क्या कर देंगे 6, तो कार्बन तो 6 होगी, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा कितनी बढ़ गई यहाँ पे, ऑक्सीजन की मात्रा ये 6 का पारा 2 बार बढ़ो 12 हो गई है, और 6 ऑक्सीजन इसको माना। ये O का आंकड़ा यहाँ से माना जाएगा तो ये 6 इसके साथ भी माना जाएगा, 6 दूनी 12, ये 12 और ये 12 और ये 6, तो ये 6 दूनी 12 ऑक्सीजन और ये 6 ऑक्सीजन मिला के हो जाएंगे आपके 18 ऑक्सीजन। यहाँ पे कितने 8, 6 और 2 8, ये 6 और 2 8, यहाँ पे 6 लगाने से ये कितने हो जाएंगे आपके 12 और 6 18। दोनों तरफ देखें तो आप थोड़ा प्रयास करके रफ कॉपी में खुद ही करके देखना, और जब जैसे जैसे आप प्रयास करोगे तो ये ज्यादा चीजें आपको समझ में आएगी। अब देखिए इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, इस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है जिसके अंदर हम ऊष्मा देते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। और प्रकाश संश्लेषण एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है इसका, आपके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऊष्माशोषी का उदाहरण। अब ये जो है बिल्कुल उल्टी है किसकी, श्वसन की। आप थोड़ा ध्यान से इसको देखो, ये श्वसन की। श्वसन के अंदर जो होते हैं रिएक्टेंट होते हैं, अभिकारक होते हैं, वो इसमें उत्पाद बन रहे हैं, और जो प्रोडक्ट श्वसन में हमें प्राप्त हुए वो यहाँ पे अभिकारक बन रहे हैं। तो ये एक दूसरे के क्या है, उल्टे। मैं अगर यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे आपको 12 रिएक्टेंट है और यहाँ पे 7 आपको प्रोडक्ट मिले। तो इस प्रकार ये अभिक्रिया देखें तो एक
अधिक से कम की ओर जा रहा है तो संश्लेषण भी हो रहा है। बाकी आपको इसको किस में लिखना है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया के उदाहरण में बखूबी बताना है। तो अब हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया का जो है नेक्स्ट बात करते हैं। ऊष्माशोषी का दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। ऊष्माशोषी का दूसरा एग्जाम्पल जो है हमारे सामने है कि हमने इसमें लिया आपके नाइट्रोजन का दहन, नाइट्रोजन का दहन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जैसे हमने नाइट्रोजन, ये गैस है, कौन सी गैस है, ये नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है। और ये आपकी कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है, इसको अगर हम ऐसे लिखे तो ठीक है। ठीक है, ये दोनों जैसे मिलेगी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई चीज जलती है, तो नाइट्रोजन को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो हमारे पास NO प्राप्त होगा, और NO जो प्राप्त होगा उसको हम कहेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड है। ठीक है, और अब हम देखें तो इसको संतुलित करने की कोशिश करें तो नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, तो इधर 2 होगा, तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। इसको क्या करते हैं हम, ऊष्मा या एनर्जी पहले देते हैं, तब जाके ये क्या बनती है आगे। और ये कितनी देते हैं, लगभग ये हम देते हैं 4.2 किलो कैलोरी। तो यहाँ पे अगर माइनस का निशान लगा दे बेटा हम 4.2 किलो कैलोरी, तो इसका मतलब क्या है कि ये संपादित होने से पहले ऊष्मा इसको इतनी देनी पड़ती। माइनस अगर राइट हैंड साइड में माइनस आ जाए तो क्या होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अगर प्लस आ जाए बेटा यहाँ पे तो वो क्या होता है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण। तो आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई लगी। ये आंकड़ा यहाँ पे जो है 42 किलो कैलोरी, 42 किलो कैलोरी। ठीक है, अब देखिए बेटा जी इसमें कि दो चीजें मिलकर क्या हो गई, एक चीज बनी है। एक तो ये क्या हो गई, संश्लेषण अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। पहली अगर बात करें तो पहला तो ऊष्माशोषी है, दूसरा ऑक्सीकरण भी हुआ है। किसका, नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण किसमें हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड में हो गया। तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। इसको हम यहाँ पे लिखें, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का उदाहरण भी है। और एक क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का उदाहरण भी है। तो ये दो चीजों के अंदर आप इसका लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया के अन्य उदाहरण मैंने आपको बता ही दिए। 3 उदाहरण हमने, 2 उदाहरण मेनली लिए थे। अब हम नेक्स्ट जो है अपना टॉपिक करेंगे बेटा जी, ऑक्सीकरण और अपचयन। और हमारा जो पार्ट रहेगा वो 14, शायद उसके 1-2 पार्ट बने, ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हम उसमें डिफरेंस भी करेंगे, और उसके अंदर हम अपचायक किसे कहते हैं और ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, मुख्य ऑक्सीकारक कौन से होते हैं, और ऑक्सीकरण अंक कैसे निकाला जाता है, और इन चीज़ों के बारे में
गहनता से अध्ययन करेंगे। और जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पार्ट है उसमें मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इम्पोर्टेंट पार्ट है और उसमें वास्तव में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बच्चों को वो चीज़ या तो मुश्किल लगती है या उनके बेस क्लियर नहीं होते। तो वो बहुत ही यानी कि अपने आप में आसान चैप्टर है, आसान टॉपिक है, फिर भी बच्चों को न जाने क्यों नहीं समझ में आते। मैं कोशिश करूँगा बहुत ही इसको शॉर्ट एंड स्वीट और बहुत स्लो मोशन में समझाने की, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और एक बार देखने के बाद में आपको दोबारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में जरूरत ना पड़े। तो तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।